हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दशरथ सिंह सैनी एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखो विद्यार्थियों, हम प्रकाश फिजिक्स का जो पार्ट है उससे अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने प्रकाश का पहला दूसरा पार्ट अगर नहीं पढ़ा है तो पहले इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर और प्ले लिस्ट से पहला और दूसरा पार्ट अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस पार्ट के अंदर उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पहले और दूसरे पार्ट में पढ़ा दिया गया है, उसी से ये रिलेटेड होगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, क्लास प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले आप ने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हर एक वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलें विद्यार्थियों, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रकाश में अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, और प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको दर्पण और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उनके अंकित प्रश्न या न्यूमेरिकल रह रहे हैं, जिनको मैं किसी एक ही क्लास के अंदर, जिसमें लेंस के भी होंगे यानी अपवर्तन से संबंध और दर्पण से संबंध, वहाँ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपको हर प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलें विद्यार्थियों, नेक्स्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार पुनः देखें, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों ही माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ से प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से, मूल बिंदु से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। और प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है उसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर x और y, ये x है और ये y है। एक क्या है, एक पारदर्शी सतह या पारदर्शी पृष्ठ है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जो वस्तुएं हैं, पृष्ठ हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले वीडियो के अंदर मैं आपको इस चीज़ को बता चुका हूं। तो आपको कहीं यहाँ किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज नहीं होगी कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। क्लियर। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर m और n एक अभिलंब है जो सतह के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहीं भी हम देखेंगे तो ये किसके साथ में कोण बनाएगा, 90 डिग्री के साथ में ये क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। इसीलिए अपन क्या कहेंगे, इसको अभिलंब कहेंगे। अब यहाँ माध्यम भी 2 हैं। अगर हम माध्यम की बात करें, इधर ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है और यहाँ कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। लेकिन आगे हम और इसका माध्यम जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी क्या प्रकृति होती है, क्या इससे प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो किरण है वो क्या प्रभावित होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
कुछ विद्यार्थी ये करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो को देखने के प्रारंभ करते हैं और अंत तक देखते ही नहीं और फिर कमेंट करते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आया। अरे समझ में आएगा कहाँ से, जब आप पूरा वीडियो ही नहीं देखेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप अपने हाथ से बैठ के जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उस नोट्स को भी आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिखिए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराइए, तो पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराएंगे विद्यार्थियों। पीडीएफ से जो हम हाथ से नोट्स बनाते हैं अपने लिखे हुए होते हैं, उससे ज़्यादा बेटर नहीं होती है पीडीएफ। इसलिए ध्यानपूर्वक आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि यहाँ पर ये जो सीधी पारदर्शी सतह, इस पारदर्शी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब बनाया गया है MN, और यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण P जो है वो अभिलंब बिंदु Q पर आपतित हो रही है, तो इसको हम आपतित किरण कहेंगे। और ये आपतित किरण इस अभिलंब पर से होकर जैसे ही सघन माध्यम दूसरी ओर अपवर्तित किरण के रूप में जाएगी तो वो थोड़ा सा अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ये मूल मार्ग ये है इसका, लेकिन ये मूल मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर आ गया होगा समझ में। एक बार पुनः बता देता हूँ मैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अब बात करेंगे हम किसकी, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम विद्यार्थियों दो होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी यहाँ समझा देता हूँ, देखो ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। ये तीनों कहाँ पर हैं, एक ही पृष्ठ पर स्थित हैं। कहाँ पर हैं ये भाई, एक ही पृष्ठ पर स्थित हैं। आगे या समझ में। तो ये एक ही पृष्ठ पर स्थित है, ये इसका क्या है, फर्स्ट लॉ है, यानी पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश की किसी निश्चित रंगों तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, ये क्या है भाई, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या समझे, इम्पोर्टेंट। कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कई बार डायरेक्टिव 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का, कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। सूत्र प्रतिपादित कीजिए या सूत्र लिखिए। तो क्या है स्नेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा कैसा होता है, स्थिर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। आगे समझ में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल ओके। हाँ तो देखो आगे मैंने आपको एक नोट करके एक और चीज़ बता रहा हूँ। देखो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ समझ रहे हो, इसका अर्थ यही है कि यहाँ पर माध्यम जैसे बदलता है तो प्रकाश की चाल भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर माध्यम विरल है, अगर माध्यम विरल है, विरल माध्यम का अर्थ विरल, अच्छा विरल और माध्यम और सघन माध्यम में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विरल माध्यम का मतलब है कि जो जैसे मान के चलो ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में ये कण है, ये क्या है, छोटे छोटे ये कण है।
और एक माध्यम हमारे पास ये है, और इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे कण हैं। तो ये माध्यम, इसकी तुलना में दोनों माध्यमों की अगर हम तुलना करें तो ये माध्यम कैसा है, विरल, और ये माध्यम कैसा है, सघन। सघन का मतलब सघनता, यानी अधिक कण पाए जाते हैं, और जबकि विरल में क्या होते हैं, दूर दूर। तो अब जब कण दूर दूर होंगे तो प्रकाश की किरण फास्ट गति से निकलेगी या स्लो गति से निकलेगी, फास्ट गति से निकलेगी, यानी जल्दी निकल जाएगी। जबकि सघनता के अंदर क्या है, सघनता के अंदर प्रकाश का जो चाल है वो क्या है, स्लो हो जाती, कम हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मान चलो मैं अगर आपको किसी एक विद्यार्थी को कहता हूँ कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से और तीव्रता से निकल जाइए, तो क्या वो निकल पाएगा, नहीं। अगर मान के चलो भीड़ भाड़ है ही नहीं और हम कहें कि दौड़ जा जोर से, तो वो क्या होगा, आसानी से दौड़ पाएगा। तो बस वही स्थिति यहाँ पर है। वही स्थिति कहाँ, प्रकाश की चाल में। अगर माध्यम कैसा है, विरल, तो क्या है, फास्ट गति से निकलेगी किरण, और अगर माध्यम के साथ सघन तो उसको निकलने में क्या आएगी, समस्या आएगी। क्लियर। तो प्रकाश का जो अपवर्तन माध्यम की प्रकृति पर क्या है, निर्भर करता है, जिसे अपवर्तनांक के द्वारा स्पष्ट करेंगे। किसके द्वारा स्पष्ट करेंगे, अपवर्तनांक के द्वारा, यानी अपवर्तनांक आगे हम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे, जिसमें माध्यम कम से कम 2 पारदर्शी माध्यम होना अनिवार्य है। जब तक कम से कम 2 माध्यम नहीं होगा तब तक हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे। भाई माध्यम का तुलना जब ही होता है जो कम से कम 2 पारदर्शी माध्यम होते हैं, जिसमें मैं माध्यम आपको बता ही चुका हूँ। एक माध्यम होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। आया नहीं आया समझ में। अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसको दोबारा से हमें समझाइए। तो विद्यार्थियों, जब आपको ऐसा लगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को रोक के या वीडियो को दोबारा सुन लें, तो वो क्या है, दोबारा हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ दोबारा से रिपीट करूँगा तो वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा और वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, आपका समय बर्बाद नहीं हो, इसके लिए आप इसको बार बार स्पीड बढ़ा के भी आप इसको देखो सकते हैं। क्लियर। चलें आगे चलें। देखो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है अपवर्तनांक। क्या है अपवर्तनांक, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में क्या करते हैं, अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे फर्स्ट की हम बात करें, यदि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। और अगर यदि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अपवर्तित, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अपवर्तित के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अच्छा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे कि चित्र के अंदर बताया गया है कि यहाँ इसके अंदर तो क्या है, माध्यम की प्रकृति अलग है और इसमें क्या है, माध्यम की प्रकृति थोड़ी सी चेंज है। वो कैसे, देखो यहाँ माध्यम कैसा है, विरल, और यहाँ माध्यम कैसा है, सघन। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण, यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण है, तो अब आपतित किरण में ऐसा होगा और अपवर्तित में ऐसा होगा। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अविलंब की क्या होगी, ओर आएगी, यानी कम डिग्री का कोण बनाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि इसी के जस्ट विपरीत क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ होती है, विरल में, तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या है, यही चीज़ तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, यही चीज़ तो बता रहे हैं। क्या एक बार पुनः देख लें कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये घटना ही हमारी क्या है, यहाँ अपवर्तनांक को सिद्ध करती है।
अगर मान के चलो यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे आपने देखा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, हीरे का जो चमकना है ये किस पर निर्भर कर रहा है, इसी घटना पर तो निर्भर है। आया नहीं आया समझ में? देखो नोट करके भी और बता देता हूँ मैं आपको। नोट में क्या है, अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग का सबसे अधिक एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी आपने देखा होगा बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया। अच्छा एक और बता देता हूं मैं आपको कि एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। यदि माध्यम एक में निर्वात या वायु है तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष। तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नहीं आया समझ में शायद, दोबारा बोल रहा हूँ। देखो यदि माध्यम एक में निर्वात या वायु है तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और वो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। क्लियर? तो ये है हमारा क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट आगे की ओर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको जब दर्पण पढ़ाया था तो उस समय वहाँ दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब थे तो वो प्रतिबिंब वहाँ पर मैं बार बार बोल रहा था कि आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो मैं यहाँ पर आगे हम जब लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या आएगा, आभासी प्रतिबिंब आएगा, वास्तविक प्रतिबिंब आएगा। तो क्यों ना हम इसको देख लें, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न आ जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं मैं आपको अंतर सहित लेके आया हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब नंबर एक, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर गिरती हैं या मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती हैं, समझना, मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में मिल रही हैं तो ही है वो वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या है, प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत या मिलती हुई दिखाई देती हैं, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब में तो वास्तव में मिलती हैं प्रकाश की किरण, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश की किरण मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, इस बिंदु पर मिलेंगी। और उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम क्या है, पर्दे पर, यानी उसका फोटो हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब में जो आभासी प्रतिबिंब है उस आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के क्या होते हैं, सम्मुख बनते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमने पढ़े थे तो उसमें जो लास्ट कंडीशन थी, 6 कंडीशन थी, उसमें 6 कंडीशन में से लास्ट कंडीशन बताइए। चलो कौन विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा कि जो अवतल दर्पण हमने पढ़ा था उस अवतल दर्पण में 6ठी कंडीशन कौन सी पढ़ी थी। चलो बताइए, कौन बताएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन बताएगा।
एक विद्यार्थी कह रहा है सर आप ही बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो मैं छठी जो कंडीशन है उस छठी कंडीशन में जब वस्तु को फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखते हैं, कहाँ रखते हैं? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे की ओर। दर्पण के पीछे की ओर कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से कैसा होता है? बड़ा होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ओके। अब बात करेंगे किसकी? चौथा नियम या चौथा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सदैव उल्टे होते हैं, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज किन किन के बारे में पढ़ाया है, आपने किन किन के बारे में अध्ययन किया है, एक बार हम पुनः देख लें। और पुनः वो क्या है? ये तो आपका थंबनेल है, ये जो मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि हम ये ऑल कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 8 के लिए, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए क्लास उपयोगी है और मुख्य रूप से तो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी तो है ही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों ही माध्यमों को पृथक करने वाली सतह से अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हम स्नेल का नियम पढ़ के आए हैं। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक को, यानी आपतन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो प्रकाश की चाल है या प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी माध्यम अगर चेंज होगा तो वहाँ प्रकाश की चाल या प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? आ गया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक जो है वो किस प्रकार से है? तो अपवर्तनांक को दिशा परिवर्तन के विस्तार को व्यक्त करने के रूप में जो व्यक्त करता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए वो अपवर्तनांक है, जिसमें मैंने आपको बताया यदि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुकती है, यानी अभिलंब के पास में आती है। और यदि इसके विपरीत, जस्ट विपरीत क्या है? जब प्रकाश की किरण कहाँ से? सघन से विरल की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है? मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में समझा दिया है। क्लियर? फिर हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या है? मिलती हैं, जबकि यहाँ आभासी प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। ये चीज़ हम क्या है? पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया और आपको अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया अध्ययन सामग्री अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। तो विद्यार्थियों, ऐसी ही नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।